हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि आने वाले एनडीए एग्जाम में अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री पराक्रम सीरीज के माध्यम से हम फिजिक्स की पूरी तैयारी कराएंगे। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी करते हो तो केवल एनडीए एग्जाम नहीं बल्कि कोस्ट गार्ड का एग्जाम या फिर नेवी या एयरफोर्स के एग्जाम में फिजिक्स के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। हमको उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 1 आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 है हमारे पराक्रम सीरीज का। इसमें आप पढ़ोगे गति क्या होती है, दूरी विस्थापन में क्या डिफरेंस है, चाल और वेग में क्या डिफरेंस है, एक समान चाल किसे कहते हैं, असमान परिवर्ती चाल क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, एक समान वेग, असमान परिवर्ती वेग, औसत वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, त्वरण किसे कहते हैं, एक समान त्वरण, असामान्य परिवर्ती त्वरण, और साथ ही साथ आप ये भी पढ़ोगे आप कि त्वरण में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, उसको हम झटका कहते हैं। ठीक, और आप साथ ही साथ ये भी बताएंगे आपको यहाँ पे झटके में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गति, और गति शुरू करने से पहले एक जानकारी आपको दें, तभी आप गति को बेहतर समझ पाओगे। देखो, इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको वेक्टर और स्केलर आपको समझाया था। अदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां क्या होती हैं। वे सभी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज। और वे सभी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ हमको दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियां बोलते हैं। ठीक, वेक्टर क्वांटिटीज। उसी में से तमाम एग्जांपल से वेक्टर क्वांटिटीज के हम पूरा लेक्चर नंबर 1 में आपके कोर्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ा चुके हैं। ये तमाम वेक्टर क्वांटिटीज को आपने देखा, तो उसी में से एक वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं स्थिति वेक्टर, या उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, स्थिति वेक्टर। ठीक, या इसी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। देखो, बाकी सारे वेक्टर से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आप पूछोगे क्या डिफरेंट है, आपको समझाएं। देखो, बाकी सारे वेक्टर्स को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण चाहिए, दिशा चाहिए, लेकिन स्थिति वेक्टर को व्यक्त करने के लिए परिमाण भी चाहिए, दिशा भी चाहिए, और साथ में जानते हो एक रेफरेंस पॉइंट भी चाहिए, जिसको आप हिंदी में कहते हो निर्देश बिंदु। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लो मार्केट में आप निकले और बहुत बचपन का कोई पुराना आपका साथी है, कहीं अचानक दिख गया। मान उसके फादर का ट्रांसफर हो गया था, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया था, और अचानक किसी काम से आया और आमना सामना हुआ, निगाह से निगाह मिली, लपक के गए, आपने उससे हाथ वाथ मिलाया, गले मिले, और उसके बाद आपने हालचाल अपना दिया, उसने आपका हालचाल लिया, और मान लो वो भी थोड़ा जल्दी में, तो उसने आपसे पूछा कि अपने घर की स्थिति बताओ, हम आएंगे, दोबारा जब आएंगे तो तुम्हारे घर आएंगे। तो घर की स्थिति का मतलब ये नहीं कि उसको 1 कप चाय पिला पाओगे, नहीं पिला पाओगे ना, वो आपके घर की लोकेशन जानना चाहता है कि दोबारा जब कभी आए तो इजी वे में आपके घर पहुंच जाए। मान लो आपने उससे कह दिया कि बस स्टेशन से 5 किलोमीटर पूरब चले आना। ध्यान से सुनना, आपने क्या कहा, 5 किलोमीटर और किधर, पूरब। अच्छा, कहां से, बस स्टेशन से। आप देखना बेटा, बस स्टेशन से 5 किलोमीटर पूरब, वो आपके घर की स्थिति जानना चाह रहा था। आपने बोल दिया बस स्टेशन से 5 किलोमीटर पूरब चले आना। अब इसमें जरा देखना, इसमें जो बस स्टेशन है ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक, और 5 किलोमीटर ये परिमाण हो गया, और ये क्या हो गई, दिशा हो गई। और तीनों आप बताओगे तभी वो आपके घर पहुंच पाएगा। तीनों में कोई भी एक अगर आपने गोल कर दिया, वो जिंदगी में आपके घर नहीं पहुंच पाएगा। जैसे अगर आप सोचो कि लो रेफरेंस पॉइंट गायब कर दें, बस स्टेशन, सीधे आप उससे बोलो 5 किलोमीटर पूरब चले आना, तो दोबारा आएगा तो कहां से 5 किलोमीटर नापेगा वो। उसी प्रकार से अगर आपने परिमाण गायब कर दिया, बस स्टेशन के पूरब चले आना, तो बस स्टेशन तो पहुंच जाएगा, आप जानते हो, हर कोई जानता है, पहुंचा देगा उसको। लेकिन वहां से पूरब चले आना, तो कहां पूरब, मतलब पूरब की तरफ मुड़ते ही आपका घर पड़ रहा है कि कभी ना खत्म होने वाला पूरब। या उसी प्रकार से आप यहां पे हो, आप सोचोगे लोग डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, केवल आपका रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, निर्देश बिंदु, और परिमाण बोलेंगे। आपने बोल दिया कि बस स्टेशन से 5 किलोमीटर चले आना, तो बस स्टेशन के पास मान लो चौराहा है। अब किस रास्ते से जाए वो, पूरब की तरफ जाए कि पश्चिम की तरफ जाए कि उत्तर की तरफ जाए कि दक्षिण की तरफ जाए, या कुछ एंगल बनाता हुआ कोई रोड निकला उस पर जाए, वो कंफ्यूज हो जाएगा, आपके घर पहुंच नहीं पाएगा। तो अगर वो घर की स्थिति जानना चाहता है तो आप जानते हो रेफरेंस पॉइंट भी चाहिए, साथ साथ परिमाण भी चाहिए, और साथ ही साथ क्या, दिशा भी चाहिए। अब हम चलते हैं गति पे। देखो, गति होती क्या चीज है, कोई भी वस्तु की स्थिति अगर समय के साथ किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष बदल रही हो तो हम यह कहते हैं कि वस्तु गतिमान है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, आप देखना, ये मान लो आपका रेफरेंस पॉइंट है, जैसे हम यहाँ पे इस प्रकार लेते हैं, ये एक्सिस हो गई। ठीक, ऐसे एक्स एक्सिस ये, और ये वाई एक्सिस। ठीक, अब मान लो पेन हमने हाथ में लिया हुआ है, पेन को हम यहाँ पे पकड़े, ऐसे यहाँ पे लिए हुए हैं,
हम इसको चला नहीं रहे, तो आप जानते हो क्या गतिमान है? नहीं। कारण क्या है? रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या, ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु हो गया, और यहाँ पे इसे पकड़े हुए हैं, तो आप जानते हो इसकी स्थिति नहीं बदल रही, जहाँ पे वहीं रखा हुआ है, मतलब कि गतिमान नहीं है। और वहीं पे हम इसको ऐसे चलाएं या ऐसे चलाएं या इधर लेके जाएं या ऐसे घुमाएं, तो आप जानते हो पल पल इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्थिति क्या हो रही, बदल रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये गतिमान है। तो आपने गति के बारे में देखा, गति कहते किसको हैं? हम कब कहेंगे कोई वस्तु गतिमान है? केवल तब कहेंगे जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष बदलती है, तो वह वस्तु गतिमान होता है। अब रही बात, देखो दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। देखो दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। दूरी किसे कहोगे? जानते हो जब कोई वस्तु गतिमान हो तो उसके गमन पथ की जो लंबाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी को व्यक्त करते समय हम दिशा का ध्यान नहीं रखते हैं, कारण क्या होता है कि दूरी की अदिश राशि है। अच्छा, उसी प्रकार विस्थापन, विस्थापन का सदिश राशि है। गतिमान वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और ये क्या सदिश राशि, इसकी दिशा भी होती है, किधर से किधर की होती है, आरंभिक बिंदु जिसको आप इनिशियल पॉइंट कहते हो से फाइनल पॉइंट की ओर। एक एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। मान लो कोई वस्तु है और ये उसकी इनिशियल पॉइंट है आई, ठीक, यहां से इधर गया, कुछ भी ले लो, मान लो 3 किलोमीटर गया, ठीक, ऐसे, और उसके बाद फिर यहां से इधर गया, ऐसे, ये लो, मान लो 4 किलोमीटर गया, ऐसे, ये, इसका नाम आई, इसका नाम यहाँ पे एफ, मतलब यहां से चला, मान लो इसका नाम ए मान लो, ठीक है, आई से ए पे आया, ए से फिर कहां, एफ पे आया। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपसे कोई पूछे कि दूरी कितना चला, तो दूरी क्या होता है, गमन पथ की लंबाई। तो आप जानते हो यहां से यहां तक गया 3 किलोमीटर, यहां से यहां तक गया 4 किलोमीटर, तो कितना दूर चला, 4 और 3 कितना, 7 किलोमीटर चला। लेकिन अगर आपसे कोई कहे नहीं डिस्प्लेसमेंट बताओ, विस्थापन बताओ, तो विस्थापन का तात्पर्य क्या होता है कि नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, और वो सीधी दूरी आपकी यही दूरी होगी, ये यहां से लेके और यहां तक, ऐसे, ये, ठीक। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओ, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर, ऐसे, ये यहां पे, ठीक। तो अगर विस्थापन कितना हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 किलोमीटर, और उसकी दिशा क्या होगी, फ्रॉम आई टू एफ, विस्थापन। और जब दूरी की बात आएगी तो दूरी कितना चला, वो 7 किलोमीटर, और दिशा होती नहीं। मान लो कोई पार्टिकल है, यहां से चल के ऐसे और यहां तक आया, ऐसे, इस प्रकार से, ये आई है, आप देखना ये एफ है, ऐसे, इसी के ठीक सामने यहां पे एफ है। तो आई मतलब क्या, प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट, एफ मतलब क्या, फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु, और इस रास्ते पे चला, ठीक। अब देखो अगर आपसे कोई कहे कि बताओ दूरी कितना चला, तो दूरी का तात्पर्य यहाँ पे क्या हुआ, गमन पथ की लंबाई। तो यहां से लेके यहां तक की लंबाई नापो। अच्छा, लंबाई कैसे नापोगे आप, यहाँ पे देखना, आप जानते हो इसकी रेडियस मान लो स्मॉल आर है, तो आप जानते हो इसका सरकमफेरेंस मतलब इसकी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, और आप जानते हो अर्धवृत्त तो है, तो सरकमफेरेंस का आधा कर दो, 2 पाई आर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां से यहां तक की गमन पथ की लंबाई कितनी होगी, पाई आर, मतलब कितना दूर चला, पाई आर। दूरी कितनी हुई, पाई आर। डिस्टेंस कितना, पाई आर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो नियरेस्ट डिस्टेंस कौन, यही तो हुआ, तो ये कितना आर और ये कितना आर, तो विस्थापन कितना होगा, 2 आर, और उसकी दिशा क्या होगी, फ्रॉम आई टू एफ। इस प्रकार से आपने देखा दूरी विस्थापन में अंतर देखा। अब आप पढ़ोगे चाल के बारे में, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीड। फिर आप पढ़ोगे वेग के बारे में, जिसको आप क्या बोलते हो, वेलोसिटी। देखो चाल किसे कहते हैं, एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं, जो कि स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसको व्यक्त करते समय दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, वेग किसे कहते हैं, जानते हो, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। और क्योंकि विस्थापन क्या, वेक्टर क्वांटिटी है, समय से डिवाइड कर रहे हो, तो वेग भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्केलर है, ये वेक्टर है। एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहेंगे, एकांक समय तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। उसके बाद देखना फिर एक समान चाल। तो एक समान चाल का तात्पर्य क्या, जानते हो, कोई गतिमान वस्तु अगर निश्चित समयांतराल में निश्चित दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी, एक समान होगी। फिर एक समान वेग, अगर कोई गतिमान वस्तु निश्चित समयांतराल में निश्चित विस्थापन तय करता है तो उसका वेग क्या होगा, एक समान होगा। आपको बताएं, अक्सर सड़कों पे तमामों गाड़ियां चलते हुए देखते होंगे। हम कमर्शियल गाड़ियों की बात कर रहे हैं, ट्रक है या फिर जीप है, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, आपने देखा उसके आगे लिखा रहता है मैक्सिमम स्पीड 40 km/h।
किसी भी गाड़ी पे आपने मैक्सिमम वेलोसिटी 40 km/h आपने नहीं लिखा हुआ देखा होगा। क्यों? क्योंकि जानते हो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। वो लिखने वाला भी इतना जानता है कि अगर वेलोसिटी लिख देंगे तो साथ में उनको दिशा लिखनी पड़ेगी, और दिशा हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि आप जानते हो गाड़ी तो किसी भी दिशा में चल सकती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पहाड़ों पे तो ऊपर भी चलती है नीचे उतरती है। तो क्योंकि वहां पे कोई डायरेक्शन लिखा नहीं जा सकता, इसीलिए गाड़ियों के आगे कभी भी वेलोसिटी नहीं लिखी जाती है, हमेशा स्पीड लिखी जाती है। उसके बाद आप देखना असामान्य परिवर्ती चाल। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? अगर कोई गतिमान वस्तु निश्चित समयांतराल में अलग अलग दूरी तय करे तो उसकी चाल परिवर्ती चाल कहलाएगी, असमान चाल कहलाएगी। और उसी प्रकार यहां पे आना असमान या परिवर्ती वेग। अगर कोई गतिमान वस्तु निश्चित समयांतराल में अलग अलग विस्थापन तय करे तो उसका वेग क्या होगा? परिवर्ती होगा या असमान वेग होगा। अच्छा, औसत चाल किसे कहते हैं जानते हो? कोई वस्तु है अलग अलग चाल से गतिमान है। अगर मान लो यात्रा शुरू करने से लेकर और यात्रा खत्म होने के बीच में कोई आपसे कहे उसका औसत चाल बताओ, तो औसत चाल के लिए क्या करेंगे? कुल कितना दूरी चला आप इसको निकाल लो, और कुल कितना समय लगा इसको निकाल लो, और कुल चली गई दूरी को कुल लगे समय से आप डिवाइड कर दो, औसत चाल निकल आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट है, अपने घर से स्कूल गया और 40 km/h की स्पीड से गया। बाइक से गया होगा, स्कूटी से गया होगा, 40 km/h की स्पीड से गया। मान लो स्कूल पहुंचा और पहुंचते इसको ध्यान पड़ा कोई सामान घर पे छूट गया, ठीक, तुरंत वो लौट आया और मान लो 60 km/h की स्पीड से वापस लौटा। अब अगर कोई पूछे कि बताओ 40 की स्पीड से गया स्कूल और तुरंत आपका लौट पड़ा और 60 की स्पीड से वापस घर पहुंच गया, उसके इस पूरी यात्रा में उसका औसत चाल बताओ। जो बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं वो कहते हैं इसमें क्या औसत निकालना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। 40 से गया था, 60 से आया था, 60 और 40 कितना? 100/2 बराबर 50। 50 पे टिक लगा के चले आते हैं एनडीए के एग्जाम में। बिल्कुल गलत आंसर, माइनस में नंबर पा जाते हैं। आप देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन। ये घर हो गया, ये स्कूल हो गया, उसका घर से स्कूल गया किस स्पीड से? 40 के स्पीड से। स्कूल से तुरंत वापस हुआ किस स्पीड से? 60 के स्पीड से। औसत चाल बतानी है। अब देखो औसत चाल बराबर क्या? कुल दूरी बटे कुल समय। मान लो घर से स्कूल की दूरी x किलोमीटर है, तो ऐसी कंडीशन में x गया x आया तो कुल दूरी कितना चला? x + x बराबर कितना? 2x। अच्छा, गया किस स्पीड से? 40 के स्पीड से। आप जानते हो चाल बराबर क्या? तो दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो आप जानते हो दूरी कितना? 40 की स्पीड से गया, कितना दूर चला? x। तो दूरी कितना चला? x, और किस स्पीड से? 40। x/40। तो ये क्या हो गया? जाने में लगा समय। फिर प्लस करो, अब लौटने में समय, तो लौटने में किस स्पीड से आया? 60 की स्पीड से आया, और आखिर कितना दूर चला? x। यही तो आप जानते हो चाल बराबर क्या? दूरी बटे समय। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो यहां से यहां तक आया, कितना दूर चला? x। तो ऊपर x हो गया, और किस स्पीड से आया? 60 की स्पीड से, ये नीचे 60 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 40 और 60 का एलसीएम 120, 120 हो गया। ठीक, आप जानते हो 40 से आप 120 को डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 3 आएगा। 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो गया। प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो गया। फिर 60 से डिवाइड करोगे 120 को, कितना आएगा? 2 आएगा। ऊपर x से गुणा हो गया, यहाँ पे क्या? 2x हो गया। और यहाँ पे x + x बराबर 2x ऑलरेडी पहले से। तो इस प्रकार से आप देखोगे v मीन, v मतलब क्या? वेलोसिटी, या फिर आपका यहाँ पे क्या? स्पीड, और मीन मतलब क्या? एवरेज बराबर। तो आप जानते हो ऊपर 2x है और नीचे 3x + 2x बराबर क्या? 5x हो गया। और डबल बटे के नाते 120 आपका ऊपर चला आया, इंटू 120 हो गया यहाँ पे। अब देखना 120 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो बराबर कितना हो जाएगा? 240। और यहाँ पे आप देखोगे x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे होगा 240/5। और जब इसको आप डिवाइड करोगे आप यहाँ पे, तो आप जानते हो 5 चौक 20 हो आपका, ठीक है। और उसका फिर आपका 4 5 8 40 बराबर कितना आ जाएगा? 48, मतलब 48 km/h। यानी उसका आंसर कितना हो गया? 48 km/h। मतलब वो व्यक्ति अगर स्कूल गया तुरंत वापस आया, व्यक्ति है, छात्र है, जो कोई भी है, ठीक है, तो उसकी औसत जो गति होगी या उसकी औसत चाल कितनी होगी? 48 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार औसत वेग परिणामी विस्थापन बटे कुल समयांतराल। ऊपर परिणामी विस्थापन आप निकाल लो कितना है, और समयांतराल से आप वहां पे क्या डिवाइड कर दो, औसत वेग निकल आएगा। फिर तात्क्षणिक वेग, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मान लो सड़क पे कोई कार जा रही है, तो आप जानते हो पूरे रास्ते पर वो एक समान स्पीड से नहीं जाएगी, एक समान वेलोसिटी से नहीं जाएगी। पल पल उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बदलती रहेगी। ड्राइवर को बदलना पड़ेगा। हो सकता है कहीं जाम लग जाए तो उसको रुकना भी पड़ेगा। सड़क खाली मिल गई तो स्पीड बढ़ा भी लेगा। तो आप जानते हो हर पल उसका जो वेलोसिटी होगी वो लगातार क्या बदलती रहेगी। तो किसी समय विशेष पर उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक वेग।
उसी प्रकार फिर आगे देखना त्वरण। जानते हो वेग में परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। आप यूं कह सकते हो त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। पहला वर्ड क्या? ए। तो त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल ए से। ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी त्वरण हो गया। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। त्वरण का विमित सूत्र क्या होगा? एल टी की पावर -2 होगा। ये त्वरण के बारे में हो गया। फिर एक समान त्वरण। कोई गतिमान वस्तु है, अगर शुरू से अंत तक उस पर एक समान त्वरण कार्य करे, त्वरण के मान में, परिमाण में, दिशा में कोई परिवर्तन ना हो, तो हम यूं कहेंगे कि वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है। उसके बाद फिर आप आगे देखना असमान या परिवर्तित त्वरण। कोई गतिमान वस्तु है, उस पर लगने वाले त्वरण का मान बदल रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो ऐसी दशा में उस पर लगने वाले त्वरण को हम क्या बोलेंगे? असमान या परिवर्तित त्वरण। जैसे आप सभी लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक, कार चला लेते हो, तो जब कहीं गुजरते हो, कहीं जाते हो आप, तो पूरे रास्ते भर एक्सीलरेटर पर जो पैर रखते हो, या फिर आपका अगर बाइक है तो हाथ से घुमाते हो, तो क्या बिल्कुल कांस्टेंट ऐसे पकड़े रहते हो? बस नहीं, आप जानते हो आवश्यकता अनुसार कभी और तेज कर लिया, कभी धीमा कर लिया, या अगर कार है तो पैर से वहां पे लगाएंगे, तो कभी आपका ज्यादा प्रेस कर दिया, ज्यादा एक्सीलरेटर वहां पे दाब दिया, ठीक है, कभी वहां पे क्या धीमा कर लिया। यानी पूरी यात्रा में आवश्यकता अनुसार एक्सीलरेटर के माध्यम से आप त्वरण को कभी बढ़ाते हो, कभी घटाते हो। अच्छा, कोई लोग नहीं जानते, बोलते एक्सीलेटर एक्सीलेटर। एक्सीलेटर बिल्कुल गलत है। एक्सीलेटर क्या होता है? एक्सीलरेटर कायदे से उसका नाम है, मतलब एक्सीलरेशन लगाने वाला। उसको हिंदी में आप त्वरक भी कह सकते हो। जो है ना बाइक या स्कूटी में जैसे घुमाते हो ना, स्पीड बढ़ाते हो, तो जो बच्चे नहीं जानते कहते एक्सीलेटर बढ़ाओ, एक्सीलेटर बढ़ाओ। एक्सीलेटर नहीं, एक्सीलरेटर। अच्छा, फिर आप आगे देखना, एक टर्म हमने यहाँ पे आपके सामने दिखाया है, झटका। आप पूछोगे झटका क्या होता है? आपको समझाएं। जानते हो त्वरण में परिवर्तन की दर को हम झटका कहते हैं, जर्क बोलते हैं। अच्छा, फिर झटके में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो उसको स्नैप बोलते हैं, या उसको जानते हो चटकाना बोलते हैं। नया टर्म है, शायद किसी बुक में भी आपको नहीं मिलेगा ये, तो आपको समझाएं। जैसे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है, उसको हमने एक्स से लिखा, ठीक है, तो उसको अगर आप यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट है, आप देखना, ठीक, एक बार आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब dx अपॉन dt, ठीक, तो ये क्या मिल जाएगा आपको? वेलोसिटी, वेग मिल जाएगा। दोबारा फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, d2x अपॉन dt स्क्वायर, तब फिर आपको क्या मिल जाएगा? त्वरण मिल जाएगा, ठीक। एक बार फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, d3x अपॉन dt स्क्वायर, तब फिर आपको यहां पे क्या मिल जाएगा? झटका, जिसको आप जर्क कहते हो। और एक बार फिर आप करो d4x अपॉन dt की पावर 4, तब इसी को क्या बोलते हैं? चटकाना, या इसी को बोलते हैं स्नैप, ठीक। आप देखते रहो, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ठीक, ये झटका जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, इसको हम बोलते हैं जर्क, और चटकाना जिसको आप बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्नैप। आप किसी भी बुक में ढूंढ के देखना, जल्दी मिलेगा नहीं आपको ये लास्ट वाला। अच्छा, हम इसलिए बोल रहे हैं, देखो इसको V से लिखते हैं, इसको A से लिखते हैं, इस सबका कोई सिंबल नहीं है, क्योंकि जब व्यवहारिक रूप में आपका इस्तेमाल भी नहीं होता, जहां आवश्यकता पड़ती है तो वहां पे वर्ड का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, या इसी को सिंबल बना लेते हैं, इसी को सिंबल बना लेते हैं। हमने इसलिए बोला कि मान लो कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए कि x में कोई इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे कहे वेलोसिटी बताओ, तो जो x में इक्वेशन दिया होगा निश्चित रूप से उसमें t भी होगा। आप उस इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, और जो निकल के आएगा वो वेलोसिटी कहलाएगी। एक बार फिर उसको t के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देना, अब जो निकल के आएगा वो एक्सेलरेशन निकल के आएगा, त्वरण आएगा। एक बार फिर उसको अगर आवश्यकता पड़े तो t के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दो, या हिंदी में कहो t के सापेक्ष उसको क्या अवकलित कर दो, तो फिर क्या मिल जाएगा आपको? झटका मिल जाएगा, जिसको जर्क कहते हैं। और एक बार अगर फिर आप t के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हो तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? स्नैप मिल जाएगा। अब कुछ पढ़ाई ग्राफ के माध्यम से हो जाए, अक्सर एनडीए के एग्जाम में ग्राफ पर भी एक आध क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे आप देखना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम समय दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम विस्थापन दिखा रहे हैं। अगर ग्राफ हमने खींचा, ठीक, और ये 45 डिग्री पे इस प्रकार से ऐसे गया, इस ग्राफ पे जरा आप विचार करो,
ये ग्राफ क्या बोल रहा है जानते हो? वस्तु गतिमान है कि नहीं। आप देखो यहाँ ए मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट। हम इधर की ओर चलेंगे, समय लगातार क्या होगा? बढ़ेगा। इधर आएंगे, समय क्या होगा? घटेगा। हालांकि आपको जानकारी दे, इधर से इधर कभी आएंगे ही नहीं। कारण क्या होता है? लोग कहते हैं ना, गुजरा समय वापस नहीं आता। ये ग्राफ भी बोल रहा है, जो समय बीत गया वापस थोड़ा ना आएगा। अच्छा, फिर आप आगे देखना, ऊपर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। हम ऊपर चलेंगे, विस्थापन बढ़ेगा, नीचे आए तो विस्थापन घटेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हो, ये लाइन अगर मिली तो इस लाइन का मतलब क्या हो? अगर आप यहां से इधर की तरफ बढ़ो, ऐसे बढ़ो, तो यहां पे आप जानते हो समय यहां पे क्या बढ़ता जा रहा है। अब विस्थापन भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ये 45 डिग्री पे आप देख रहे हो है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस दर से समय में परिवर्तन हो रहा है, उसी दर से विस्थापन में भी परिवर्तन हो रहा है। अगर आप यहां से यहां बढ़ते हो तो आप जानते हो समय क्या बढ़ा, और उसी प्रकार से विस्थापन भी क्या हुआ? बढ़ा, और स्ट्रेट लाइन मिला। इसका मतलब कि वस्तु गतिमान है और एक समान वेग से गतिमान है। अगर हमको वस्तु का वेग निकालना हो इसी ग्राफ में, मान लो कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, इसका नाम आई और इसका नाम एफ, और किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि ग्राफ को देख के गतिमान वस्तु की वेलोसिटी बताओ, बहुत आसान। आप यहां से क्या करो? ऐसे लंब गिरा दो, यहां से ऐसे लंब गिरा दो, और उसी प्रकार से इस पे डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस पे लंब गिरा दो, और यहां पे लंब गिरा दो। आप आगे देखना, यहां पे मान लो ये टी आई है। टी आई का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इनिशियल टाइम। और यहाँ पे मान लो टी एफ है, फाइनल टाइम। यहाँ पे आ जाओ डिस्प्लेसमेंट, मान लो डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे एस से लिख रहे हैं, ठीक है, एस आई हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? एस एफ हो गया। तो आप एक काम करो ना, एस एफ में एस आई को माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? डेल्टा एस, ठीक। और टी एफ में टी आई को माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा? डेल्टा टी, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यही आपका क्या हो जाएगा? वी, ठीक। वेलोसिटी निकल आई। चलो, अच्छा, उसके बाद अब आप इस ग्राफ में आओ। इस ग्राफ में आप देख रहे हो क्या विशेषता है कि यहाँ पे टाइम दिखाया जा रहा, समय, और यहाँ पे क्या? वेलोसिटी दिखाई जा रही है। देखो, यहाँ पे टाइम दिखाया गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया, और यहाँ पे टाइम दिखाया जा रहा है और साथ साथ आपका वेलोसिटी दिखाई जा रही है। तो अगर मान लो ग्राफ आपने खींचा और ग्राफ ऐसा मिला, इस ग्राफ पे विचार करो, ग्राफ क्या बोल रहा है? जिस गतिमान वस्तु या पिंड के लिए ग्राफ खींचा गया, वो पिंड क्या कर रहा है? गतिमान है कि नहीं है? आप निश्चित रूप से कहोगे गतिमान है। क्यों? आप देखो, यहां पे समय कितना? 0, और यहां पे वेलोसिटी कुछ है। समय और बीता, वेलोसिटी उतनी है। समय और बीता, वेलोसिटी उतनी है। समय और बीता, वेलोसिटी उतनी है। मतलब वस्तु गतिमान है और एक समान वेग से गतिमान है। और यहीं पे अगर आपसे कहे, मान लो कोई 2 पॉइंट आपको दे दिया गया, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ठीक, अब बताओ यहां से यहां तक के बीच में वस्तु का विस्थापन कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना? तो आप एक काम करो, यहां से ऐसे लंब गिराओ, ठीक, और यहां से ऐसे लंब गिराओ, ठीक। आप जानते हो इस पोर्शन की आप एरिया निकाल दो, ऐसे, ये एरिया, और जो एरिया निकल के आएगी वही एरिया आई से एफ तक के बीच के डिस्प्लेसमेंट को व्यक्त करेगी। आप पूछोगे ये कैसे? आपको समझाएं। ये क्या है? वेलोसिटी, वेग, और ये क्या है? समयांतराल, ठीक। और आप जानते हो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समयांतराल। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? वेग गुणे समयांतराल। मतलब वेग को समयांतराल से हम गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? विस्थापन मिल जाएगा, ठीक। तो आप जानते हो ये वेग हो गया, और आयत की क्या? लंबाई है। ये क्या हो गया? समयांतराल हो गया, और आयत की क्या? चौड़ाई है। और लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। मतलब यहां से लंब गिराओ, जो भी आयत बना या जो भी डिजाइन बना, आप उसकी एरिया निकाल दो, और जो एरिया निकल के आएगी वो आई से एफ तक के बीच के डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को व्यक्त करेगा। मान लो वस्तु गतिमान है और अलग अलग समयों पर उसकी वेलोसिटी को हमने ज्ञात कर लिया, और उसके बाद वेग और समय के बीच में हमने ग्राफ खींचा, और ग्राफ खींचने पर मान लो हमको ये डिजाइन मिली ऐसे, या कोई और डिजाइन मान लो आप, कुछ भी ऐसे, ठीक। तो ऐसी दशा में अगर आपसे कोई पूछे कि वस्तु किस प्रकार की गति कर रहा है, तो आप यही तो बोलोगे परिवर्ती गति कर रहा है। उसका वेग क्या नियत नहीं है, बल्कि वेग क्या समान नहीं है, अलग अलग है। ग्राफ पे क्वेश्चन देखते हैं। सामने आप देख रहे हो एक्स एक्सिस पे क्या? टाइम, किसमें? सेकंड में। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड में। निशान लगे हुए हैं बराबर बराबर दूरियों पर। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 है, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, क्या? सेकंड। यहाँ पे वेलोसिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीटर प्रति सेकंड, यूनिट यहाँ से देखेंगे। और मान लो आपसे कहें कि आई से एफ तक पिंड गतिमान हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, विस्थापन बताओ। तो अभी मैं तरीका आपको बताया। आप एक काम करो, आई से एक लंब गिराओ, कहाँ? टाइम एक्सिस पे। फिर एफ से एक लंब गिराओ, कहाँ पे? इस पे, ठीक। और जो भी डिजाइन बनी इसके एरिया को निकाल दो,
और जो भी एरिया निकल के आएगी वो आई से एफ तक के डिस्प्लेसमेंट को व्यक्त करेगी। हम किस एरिया की बात कर रहे हैं आप देखना, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये अब ये एरिया निकले कैसे? एक तरीका तो ये है कि आप यहां से सीधे इस पे लंब गिराओ, ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया, ट्रायंगल बन गया, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, आप इससे इसका क्षेत्रफल निकाल लो, और नीचे यहाँ पे क्या आयत बन गया, रेक्टेंगल बन गया, लंबाई गुणे चौड़ाई करके इसका क्षेत्रफल निकाल लो, और दोनों के एरिया को क्या करो, जोड़ दो, और ठीक है, इस पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल निकल आया। दूसरा तरीका क्या है, डिजाइन क्या दिख रही है, समलंब चतुर्भुज दिख रहा है, आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा दो, 1/2 गुणे आमने सामने की समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके मध्य की अवलंबित दूरी, ठीक, एरिया निकल आई। एक तीसरा तरीका बताएं, लेटेस्ट तरीका, बहुत आसान तरीका, आप जानते हो तमामों इसमें आप देख रहे हो स्क्वायर बने हुए हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी बने, मतलब आप यूं कह सकते हो बोलचाल की भाषा में तमामों खाने बने हैं यहाँ पे, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, ये सब है ब्लॉक बने हुए, खाने बने हुए हैं। आप किसी एक खाने का, किसी एक ब्लॉक का एरिया निकाल लो पहले। आप पूछोगे ये कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल, मान लो इसी का हम एरिया निकालते हैं। आप जानते हो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, तो आप देखो एक खाने का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो 1 में 0 घटाओ कितना आएगा 1, और मात्रा क्या होगा मीटर पर सेकंड, तो आप जानते हो लंबाई कितनी हो गई 1 मीटर बटा सेकंड। अच्छा चौड़ाई यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 में 0 घटाओ कितना आएगा 2, और यहाँ पे क्या सेकंड, तो आप जानते हो चौड़ाई कितनी होगी 2 सेकंड हो गई। अब यहाँ पे आप देखोगे सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, और 2 गुणे 1 बराबर क्या 2 मीटर, मतलब आप जानते हो एक खाना जो ये वाला है आपका, ये ठीक है, ये वाला खाना, ठीक, इस एक खाने का क्षेत्रफल कितना निकला 2 मीटर। एक खाने का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या 2 मीटर विस्थापन को व्यक्त कर रहा है। अब आप एक काम करो, इसके अंदर गिनो कितने खाने हैं। आप पूछोगे ये कैसे गिन पाएंगे, बीच में आधा कटा हुआ है। आपको बताएं तरीका, आप देखना, आप यहां से देखो, हम स्केल रख रहे हैं, यहां से यहां तक के बीच में आप ध्यान दो। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाने हैं, और सारे डायगोनल ऐसे सीधे आके यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक, तो आप जानते हो 9 का आधा कितना हुआ 4.5, तो आप जानते हो यहां से यहां तक के बीच में कितना खाना गिरा हुआ 4.5, ठीक। अच्छा उसका नीचे देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो 6 खाना यहाँ पे और 4.5 खाना, मतलब 4.5 खाना ब्लॉक जो भी कह लो यहाँ पे, तो कितना हो गया 6 और 4 10, 10.5 खाना कहो चाहे ब्लॉक कहो। अब आप एक काम करो, आप यहाँ पे एक खाने का क्षेत्रफल मतलब एक ब्लॉक का क्षेत्रफल 2 मीटर विस्थापन को व्यक्त कर रहा है, तो 10.5 खाना या 10.5 ब्लॉक ये कितने क्षेत्रफल को व्यक्त करेगा, इसी को आप मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा आप देखना 10.5 आया था ना, ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 10.5 यहाँ पे खाना और गुणे 2 मीटर प्रति खाना। आप पूछोगे इसका मतलब क्या भाई एक खाने की औकात कितनी है 2 मीटर, तो वही लिखा गया ना कि 2 मीटर प्रति खाना, मतलब एक खाने की औकात कितनी 2 मीटर। अच्छा और कुल कितना खाना गिरा हुआ है 10.5 खाना गिरा हुआ है, तो खाने से खाना कैंसिल हो गया, 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बराबर कितना आ जाएगा 21, ठीक, और बराबर आपका यहाँ पे क्या मीटर, ये लो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आई से एफ पे वस्तु गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 21 मीटर। फिर आता है गतिविषयक समीकरण। देखो गतिविषयक 4 समीकरण है, आपको बुक में तुम्हारे 3 ही समीकरण दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं दिया होगा, नहीं दिया हो तो आप यहां पे देखो। पहला क्वेश्चन क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा क्वेश्चन क्या है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्वेश्चन v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और चौथा समीकरण जानते हो क्या है, टीवें सेकंड में विस्थापन। देखो टी सेकंड में कुल विस्थापन नहीं, टीवें सेकंड में, मतलब टीवें सेकंड के पहले की विस्थापन की बात नहीं कर रहा है, टीवें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको व्यक्त करेगा, इसीलिए एस के साथ सफिक्स में टी लगा हुआ है, कुल विस्थापन नहीं है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1। जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर आते होते तो हम चारों ही क्वेश्चन का डेरिवेशन यहां पे आपको दिखाते हैं, उस कंपटीशन में इनका यूज आएगा, तो फिर आपका इसके डेरिवेशन को समझने से कोई लाभ नहीं है। हम सीधे इसका यूज दिखाने जा रहे हैं। पहले आप इसका परिचय करो, कौन क्या है। v क्या है अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी, u क्या इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण, और t क्या समय। उसी प्रकार यहां पे आओ, s क्या डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, u क्या प्रारंभिक वेग, t क्या समय, a क्या त्वरण और t क्या समय। यहां पे आओ अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u, a क्या है त्वरण एक्सीलरेशन, s क्या डिस्प्लेसमेंट, और उसी प्रकार से यहां पर भी st, देखो s नहीं लिखा, st मतलब टीवें सेकंड में विस्थापन, दैट इज इक्वल टू u, u मींस क्या इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, प्लस हाफ a क्या त्वरण 2t माइनस 1।
जैसी आवश्यकता होगी, मान लो कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, अंतिम वेग दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, समय दिया है, त्वरण पूछ लिया तो आप इसको लगा दो, ठीक। विस्थापन पूछ लिया, ठीक, और त्वरण निकाल ही चुके हो यहाँ पे, तो आप जानते हो यहाँ पे विस्थापन भी निकाल सकते हो। तो जैसी आवश्यकता होगी इस प्रकार से क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे, हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। अगला इसके बाद चलते हैं फिर गुरुत्वाधीन गति संबंधी समीकरण। तो उसमें जानते हो क्या होगा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, बस सिर्फ ए की जगह पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और एस की जगह पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। क्योंकि गुरुत्वाधीन मतलब गुरुत्व के अधीन, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके अधीन जो गति होती है उसके बारे में अगर क्वेश्चन कहोगे तो इसी प्रकार से उसका भी क्वेश्चन लिखा जाएगा। बस अंतर क्या होगा, ए की जगह पे जी हो जाएगा और एस की जगह पे एच हो जाएगा, जैसे हम लिख के दिखाएं आपको। आप देखना, फर्स्ट इक्वेशन v दैट इज इक्वल टू u प्लस जी टी, सेकेंड इक्वेशन h दैट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, फोर्थ इक्वेशन h सफिक्स में t मतलब टीवे सेकंड में विस्थापन, ऊपर गया तो ऊंचाई, नीचे आया तो कितना गहराई में नीचे आया, ठीक। दैट इज इक्वल टू u प्लस हाफ जी 2t माइनस 1। आवश्यकता अनुसार आप यहाँ पे समीकरणों का उपयोग करोगे, इसमें न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, हम भी लगवाएंगे। इसी प्रकार से हमारे लेक्चर्स को आप देखते रहो। और एक बात और जानना, अगर वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो g का मान प्लस सिंबल के साथ रखा जाएगा, और अगर वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है तो g का मान माइनस सिंबल के साथ रखा जाएगा। एक बात जानते हो, गुरुत्वीय त्वरण g हमेशा पृथ्वी की ओर लगता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, और जिस दिशा में वस्तु गतिमान है अगर त्वरण उसी दिशा में है तब तो आप जानते हो त्वरण चाहे इसमें हो चाहे इसके पहले के क्वेश्चन में हो प्लस सिंबल के साथ रखा जाएगा। और अगर जिस दिशा में वस्तु गतिमान है अगर त्वरण उसके उल्टी दिशा में लग रहा है तो उसको त्वरण नहीं कहते हैं, उसको मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, और उसको जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो माइनस सिंबल आगे लगा के रखेंगे। और पृथ्वी तल पे गुरुत्वीय त्वरण जी का जो औसत मान होता है 9.8 होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर क्वेश्चन में दिया है जी का मान तो उसको रखोगे, और नहीं दिया है आवश्यकता पड़ गई तो अपनी तरफ से आप 9.8 रखोगे, और रखते समय आप ये भी देख लेना कि वस्तु किधर जा रहा है। अगर वस्तु ऊपर जा रहा है तो जी का मान माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखोगे, और अगर वस्तु नीचे आ रहा है तो जी का मान प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखोगे। अगली हेडिंग है फिर प्रक्षेप गति, जिसको आप बोलते हो प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो क्रिकेट आप सभी ने खेला हुआ है, नहीं खेला तो खेलते हुए देखा होगा। बॉलर बॉल को थ्रो करता है तो बॉल किस प्रकार से, ऐसे चल के ऐसे ये जाता है। आपको तब प्रक्षेप गति होती क्या चीज जानते हो, जब किसी पिंड पर उसके गति की दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा परंतु निश्चित दिशा में त्वरण कार्य करे और शुरू से अंत तक त्वरण कार्य करे तो उसका गमन पथ परवलयाकार होता है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन है। देखो कोई पिंड हमने यहां पे लिया और मान लो उसको यू वेग से हमने फेंका, और जानते हो हॉरिजॉन्टल में ऐसे नहीं फेंका, ठीक, हमने क्या तिरछा फेंका, मतलब कि ना वर्टिकल में फेंका ऊर्ध्वाधर ऊपर और ना हॉरिजॉन्टल में फेंका हमने, आप जानते हो हॉरिजॉन्टल से कुछ कोण बनाते हुए फेंका, थीटा कोण बनाते हुए फेंका। तो पिंड यहां से चला ऐसे तो क्या स्ट्रेट सीधे से चला जाएगा, नहीं। जैसे पिंड यहां से मूव किया तुरंत आप जानते हो पिंड यहां पहुंचा, जी किधर कार्य करेगा, नीचे। पिंड यहां पहुंचा, जी किधर कार्य करेगा, नीचे। पिंड टॉप पे पहुंचा, जी किधर कार्य करेगा, नीचे। पिंड यहां पहुंचा, जी किधर कार्य करेगा, नीचे। और पिंड यहां पहुंचा, जी किधर कार्य करेगा, नीचे। और पिंड यहां भी पहुंच जाएगा तब भी जी किधर कार्य करेगा, नीचे। पूरे रास्ते भर पिंड चलता रहा, आप देखो, और पूरे रास्ते भर उस पर जी लगता रहा, लेकिन कभी भी यहां पे देख रहे हो जी उसके गति की दिशा में नहीं लगा, गति की दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में लगा, परंतु निश्चित दिशा में लगा। आप पूछोगे निश्चित दिशा का मतलब क्या, आप देखो यहां पर भी है, यहां पर भी जी लग रहा था, किधर, नीचे। पूरे रास्ते में देखो जी किधर लग रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे। जी किधर लग रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे। जी किधर लग रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहां पे जी किधर लग रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जी किधर लग रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे, ऊर्ध्वाधर नीचे। पूरे रास्ते भर जी लगा, लेकिन एक निश्चित दिशा में लगा, और दिशा क्या है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर। और गति की दिशा देखो, यहां पे गति की दिशा इधर है, यहां पे गति की दिशा इधर है, यहां पे गति की दिशा इधर है, यहां पे गति की दिशा कहां पे है, यहां पे गति की दिशा किधर, हॉरिजॉन्टल में इधर है। उसी प्रकार यहां पे गति की दिशा इधर है। पूरे रास्ते में आप देख लो कहीं भी जी उसके गति की दिशा में नहीं लगेगा, गति की दिशा से भिन्न किसी अन्य परंतु निश्चित दिशा में लग रहा है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति। और जानते हो हमने फेंका, चलते 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 यहां पे आके गिरा, जितना वक्त लगा, मतलब फेंकने और रुकने या नीचे गिरने के बीच में जितना वक्त लगा, मतलब यूं कह सकते हो जितनी देर तक उड़ता रहा उस समय को हम क्या कहते हैं, उड़ान का समय, टाइम ऑफ फ्लाइंग, या उसी को हम क्या बोलते हैं, उड्डयन काल। और उसका फार्मूला होता है, कैपिटल टी से लिखते हैं, समय है दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी।
उसी प्रकार हमने पिंड को फेंका, यहां जमीन पे है ना, यहां पहुंचा जमीन से कुछ ऊपर गया, यहां पे पहुंचा जमीन से और ऊपर गया, यहां पहुंचा जमीन से और ऊपर गया, और जब यहां पहुंचा इस जगह पे आप देखना ये तो जमीन से इस समय क्या सबसे ऊपर है ये, और फिर यहां पहुंचा और नजदीक आया और नजदीक आया और यहां पे अपनी औकात में आ गया। तो पूरे रास्ते में अगर आप देखो तो धरती से, पृथ्वी से मैक्सिमम ऊंचाई कौन, यही तो ऊंचाई है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। इसको हम लिखते हैं कैपिटल एच से, और इसका फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। उसी के बाद फिर प्रक्षेप का क्षैतिज परास, देखना यहां से आपने फेंका, चलते 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 यहां पे आके गिरा, ठीक, तो यहां से लेके और यहां तक की जो ये दूरी है ये, इसी को हम क्या कहते हैं प्रक्षेप का क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज। और इसका फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। आपको समझाएं, देखो जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। बहुत इच्छा है कि इसका डेरिवेशन आपको समझाएं, ये कैसे निकल के आया, लेकिन आवश्यकता नहीं है। इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे इसी को समझाने जा रहे हैं। इस फार्मूले का यूज कैसे करोगे, इस पे न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे आपको, थोड़ा सा कुछ डिस्कशन इस पे और करने जा रहे हैं। आप देखना है, मान लो पिंड को आपने फेंका और आप चाहते हो कि पिंड हमारा बहुत देर तक उड़ता रहे, उड्डयन काल का टी का मान क्या बहुत ज्यादा रहे, तो आप एक काम करो, पहली चीज यू का मान मैक्सिमम रखो, खा पी के अपनी ताकत बढ़ाओ ताकि अधिक से अधिक वेग से आप उसको फेंक पाओ, यू का मान अधिक से अधिक रखो। और साथ ही साथ देखना साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो, मैक्सिमम हो। और साइन के टेबल आपने क्लास 9th में ही पढ़ा, साइन के टेबल में मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिलती है। कितने पे मिलती है, 90 डिग्री पे मिलती है। इसका मतलब कि अगर आप चाहते हो कि जो पिंड आपने फेंका वो अधिक देर तक उड़ता रहे, तो आप हॉरिजॉन्टल से, थीटा क्या चीज है, हॉरिजॉन्टल से बनाया गया कोण, क्षैतिज से बनाया गया कोण, तो क्षैतिज से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आप फेंको, बहुत देर तक उड़ेगा। मतलब किधर फेंको, ऊर्ध्वाधर ऊपर, ऐसे फेंको, ऐसे बहुत देर तक उड़ेगा। अच्छा, उसी प्रकार यहां पे हम प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, अगर आप चाहते हो जो पिंड हमने फेंका वो अधिकतम ऊंचाई पे जाए, तो अधिकतम ऊंचाई पे जाने के लिए यू का मान अधिकतम रखो। इसके लिए खा पी के अपनी ताकत आप बढ़ाओ, एनर्जी आप बढ़ाओ, ताकि अधिक से अधिक वेग से आप वहां पे क्या फेंक सको। और उसी के बाद फिर थीटा, तो आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रखो, मैक्सिमम, तो फिर साइन थीटा की वैल्यू क्या रखो, मैक्सिमम। और साइन के टेबल में मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलती है, 1, और कितने मिलती है, 90 डिग्री पे मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पिंड को क्षैतिज से, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर आप इस प्रकार से प्रक्षेपित करो, एच का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। लेकिन ध्यान रखना था वो प्रक्षेप गति भी नहीं होगी, गुरुत्वाधीन गति कहलाएगी, सिंपल। लेकिन आप जानते हैं एच का मान तो मैक्सिमम होगा। अच्छा, जी के मान में हम आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, गॉड गिफ्टेड है, जितना जी का मान जहां पे होगा वही प्रभावी होगा, इस पे चाहकर भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। पृथ्वी तल पे जी का औसत मान कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब आप यहां पे आओ, प्रक्षेप का क्षैतिज परास आर, अगर आप चाहते हो कि जो पिंड आपने फेंका मैक्सिमम दूरी पे जाके गिरे, मतलब ये जो दूरी है आर, इस आर का मान क्या हो, मैक्सिमम हो, तो आर के मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप देखो यू का मान क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। फिर वही कहना पड़ेगा, खा पी के आप अपनी एनर्जी बढ़ाओ, ताकत बढ़ाओ, जिससे आप अधिक से अधिक वेग से क्या फेंक पाओ। और साइन 2 थीटा यहां पे लिखा है ना, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। और साइन के टेबल में मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलती है, 1, तो आप यहां पे यूं कहोगे साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1, और साइन के टेबल 1 कितने पे, 90 डिग्री पे, तो दैट इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। अब आप एक काम करो, बोथ साइड कोणों की तुलना कर लो, तो यहां पे कोण कितना है, 2 थीटा, यहां पे कोण कितना, 90 डिग्री, 2 थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री। मतलब हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए आप फेंको पिंड को, और पूरी ताकत लगा के फेंको, निश्चित रूप से आर का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बहुत दूर जाके गिरेगा। अभी हम ये भी कैलकुलेट कराते हैं कितनी दूर जाके गिरेगा। आप जानते हो कॉलेज में या फिर आपका एनडीए जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें आर्मी में भी अक्सर प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। एक प्रतियोगिता होती जेवलिन थ्रो, भाला फेंक उसको कहते हैं। मान लो आप उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, आप भी चाहोगे हम विनर हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खाली बस चाहने से नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब पूछोगे किस बात की प्रैक्टिस, पहली प्रैक्टिस प्रतियोगिता में जाने के 10-15 दिन, 1 महीना पहले से खा पी के अपनी ताकत को, एनर्जी को आप बढ़ाओ, एक्सरसाइज करके अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, ऊर्जा को बढ़ाओ, ताकि जब आप जेवलिन को थ्रो करो तो यू का मान वहां पे क्या हो, अधिक से अधिक हो, मैक्सिमम हो। और दूसरी प्रैक्टिस इस बात की करनी है, जब वो जेवलिन आपके हाथ से छूटे तो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए छूटे।
निश्चित रूप से आप ही जीतोगे, कोई और नहीं जीतेगा। हमारे इसी चैनल पे नीरज चोपड़ा का आपने नाम सुना होगा। नीरज चोपड़ा के ऊपर और इसी टॉपिक पे हमने एक लेक्चर डाला हुआ है, कभी फुर्सत में उसको आप देख लेना। नीरज चोपड़ा भी अगर उसको थ्रो करते समय अगर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का कोण बना के फेंकते तो जितना दूर उनका जेवलिन गया था उससे कहीं और दूर जाके गिरता। इस प्रकार से आपने देखा प्रक्षेप गति के बारे में। हम इसमें न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे। अब आप जानना चाहोगे कितनी दूर गिरेगा, अगर 45 डिग्री पे हम फेंकेंगे तो कितनी दूर गिरेगा। तो करना क्या, इसी में आप थीटा की वैल्यू यहां पे क्या 45 डिग्री रख दो। तो आप जानते हो थीटा का मान कितना 45 डिग्री, 45 गुणे 2 बराबर क्या 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो 1 को यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो कितना यू स्क्वायर, मतलब आप जानते हो आर दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। इतनी दूर गिरेगा अगर आप 45 डिग्री का कोण बनाते हुए जेवलिन को थ्रो करते हो या किसी पिंड को फेंकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति या वृत्ताकार पथ पर गति। पहले देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई। जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड एक समतल में किसी निश्चित बिंदु के परितः इस प्रकार गति करे कि गति के दौरान उस निश्चित बिंदु से उसकी दूरी में कोई परिवर्तन न हो, तो उसके गति को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। आप देख रहे हो हमारा बोर्ड का तल एक प्लेन है, सरफेस है ना, इसमें हमने एक पॉइंट यहां पे लिया, सेंटर पॉइंट माना, और ये इस प्रकार से आपने देखा सर्कुलर पाथ हमने दिखाया, और कोई पिंड है, ठीक है, और मान लो यहां से चलना शुरू किया, यहां से, ठीक, और चलते चलते ऐसे चलते चलते और लगातार चक्कर लगाए जा रहा है, ठीक है। तो आप जानते हो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। क्यों, एक समतल में हमारे बोर्ड के तल में गति कर रहा है, एक निश्चित बिंदु, ये सेंटर पॉइंट हो गया, और पूरे गति के दौरान आप जानते हो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी सब क्या बराबर है, तो उसकी गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। अब आपने देखा अगर मान लो यहां पर है ऐसे, ठीक, इसका नाम मान लो ए, ये सेंटर पॉइंट है, इसका नाम मान लो ओ। उसी प्रकार यहां पे आओ और कुछ समय बाद आपने देखा चूंकि गतिमान तो है, ठीक, मान लो यहां पहुंच गया, कहां पे, बी पे पहुंच गया। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, ये लो, ये एंगल मान लो डेल्टा थीटा हो गया, डेल्टा थीटा कोण घूम गया, और वृत्त के परिधि पर, सर्कमफेरेंस पर डिस्प्लेसमेंट आप यहां पे लो ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट मान लो डेल्टा एस है ऐसे, ठीक। तो जानते हो डेल्टा एस को हम क्या कहते हैं, रेखीय विस्थापन, और डेल्टा थीटा को क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन, या इंग्लिश में अगर आप कहो तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर या लाइनर डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस प्रकार से आपने देखा कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन देखा। और आप जानते हो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कोण बराबर क्या, चाप बटे त्रिज्या। मान लो इसकी रेडियस स्मॉल आर है ऐसे, ठीक, और आप जानते हो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना, डेल्टा थीटा, और इसी को तो आप चाप कहोगे, चाप कितना, डेल्टा एस, ठीक, और त्रिज्या कितनी, स्मॉल आर, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे डेल्टा एस दैट इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। आप ध्यान से देखना, ये क्या निकला, जानते हो, रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध निकला। ये रेखीय विस्थापन है, ये कोणीय विस्थापन है, ठीक, रिलेशन निकल आया। अच्छा आप एक काम करो, बोथ साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एस दैट इज इक्वल टू आर और इंटू डेल्टा थीटा। बोथ साइड आप डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। चलो यहां भी डेल्टा टी से और यहां भी डेल्टा टी से, ठीक। तो आप जानते हो विस्थापन बटे समांतराल बराबर क्या होता है, वेग। तो यहां पे क्या, रेखीय विस्थापन बटे समांतराल, तो बराबर क्या हो जाएगा, रेखीय वेग। इसको किससे लिखोगे, v से, यहां पे r हो गया। फिर आप यहां पे आओ, ये क्या ऊपर कोणीय विस्थापन और नीचे क्या समांतराल, तो विस्थापन बटे समांतराल बराबर क्या होता है, वेग। तो क्योंकि ऊपर आप यहां पे देख रहे हो कोणीय विस्थापन है, तो कोणीय विस्थापन बटे समांतराल बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा। और इसको आप किससे लिखते हो, ओमेगा से। ये लो, ये क्या निकला, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध निकला। अच्छा उसी प्रकार से आप एक काम करो, मान लो रेखीय विस्थापन बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, तो निश्चित रूप से कोणीय विस्थापन भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और छोटे के लिए अक्सर हम डेल्टा का उपयोग करते हैं या डी का उपयोग करते हैं। मान लो अति सूक्ष्म विस्थापन है तो ये डेल्टा वी हो गया, यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे डेल्टा ओमेगा हो गया। अच्छा इसको भी अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, यहाँ पे डेल्टा टी, तो आप जानते हो वेग परिवर्तन बटे समांतराल बराबर क्या होता है, त्वरण। तो ये क्या रेखीय वेग परिवर्तन है ना, तो रेखीय वेग परिवर्तन बटे समांतराल बराबर क्या, रेखीय त्वरण। और उसको हम किससे लिखते हैं, ए से। यहाँ पे आर हो गया, और ये क्या चीज है, कोणीय वेग में परिवर्तन और बटे समांतराल बराबर क्या, कोणीय त्वरण, और इसको हम किससे लिखेंगे, अल्फा से। इस प्रकार से एक रिलेशन आपका ये निकल आया। आप देख रहे हो रेखीय विस्थापन बराबर त्रिज्या गुणे कोणीय विस्थापन।
यहाँ पे आप देख रहे हो रेखीय वेग बराबर त्रिज्या गुणे कोणीय वेग। यहाँ पे आप देख रहे हो रेखीय त्वरण बराबर त्रिज्या गुणे कोणीय त्वरण। और साथ ही साथ जानकारी आपको दें, जब कोई पिंड एक समतल में निश्चित बिंदु के परितः इस प्रकार गतिमान होता है कि गति के दौरान उस पिंड की उस निश्चित बिंदु मतलब कि केंद्र से दूरी क्या नियत रहे, तो उसकी गति को क्या कहते हैं, वृत्ताकार गति कहते हैं। और यहां पे ध्यान देना, पिंड की चाल तो नियत है लेकिन पिंड का वेग लगातार बदल रहा है। आप पूछोगे ये क्या बोल रहे हैं, चाल नियत है वेग बदल रहा है। इसी लेक्चर में शुरू में हमने पढ़ाया है, आपने पढ़ा है चाल क्या अदिश राशि है और वेग क्या सदिश राशि है। अब देखो हम कहते हैं यहां पे चाल 5 मीटर पर सेकंड, यहां पे चाल 5 मीटर पर सेकंड, यहां पे चाल 5 मीटर प्रति सेकंड, यहां पे चाल 5 मीटर प्रति सेकंड, यहां पर चाल कितना 5 मीटर प्रति सेकंड। चाल नियत है। लेकिन हम दिशा की बात करें तो यहां पे दिशा किधर है, आप देखो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ये लो। यहां पे दिशा किधर है, इधर की तरफ। यहां पे दिशा किधर होगी, इधर की तरफ। यहां पे दिशा किधर होगी, इधर की तरफ। ठीक, उसी प्रकार यहां पे दिशा किधर होगी, इधर की तरफ। ठीक, आप देखो पल पल उसकी दिशा बदल रही कि नहीं बदल रही है। और परमाणु दिशा मिलकर तब तो सदिश राशि बनती है। तो हम मानते हैं चाल नियत है, मतलब वेग का परिमाण नियत है, लेकिन वेग की दिशा लगातार बदल रही है, इसलिए वेग लगातार क्या होगा, बदलेगा। और आप जानते हो वेग के बदलने में कुछ ना कुछ समय भी लगेगा। और वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका मतलब जानते हो, जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गतिमान होता है तो पिंड के वेग का परिमाण अर्थात चाल तो नियत होता है, परंतु उसके गति की दिशा क्या होती है, पल पल बदलती रहती है। अर्थात पिंड का वेग लगातार बदलता रहता है और वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल को हम त्वरण कहते हैं। इसका मतलब पिंड पर वहां पर क्या एक त्वरण कार्य करता है। उस त्वरण को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभी माने क्या, की ओर, केंद्र, केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण, उसी को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, या इंग्लिश में आप उसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हो। और उसका फार्मूला क्या होता है जानते हो, अभिकेंद्र त्वरण को हम अल्फा, और यहां पे सेंट से आपको पढ़ा रहा है। आप पूछोगे नीचे सेंट क्यों लिख दिया, सेंट मीन सेंट्रिपिटल, और इसलिए पढ़ा रहा है कि अभी आगे चल के जब आप पढ़ोगे हमारे चैनल पे फिजिक्स की पूरी तैयारी आप करोगे तो लास्ट वीडियो के आसपास आपको एक चैप्टर में पढ़ाएंगे एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहां पर भी त्वरण आएगा और वहां पर भी अल्फा से लिखेंगे। तो अभी से तैयारी बना के चल रहे हैं, यहां पे अल्फा को अल्फा सेंट से लिख रहे हैं और जब वहां पढ़ाएंगे तो अल्फा एसएचएम लिखवा देंगे वहां पे। ठीक, और इसका जानते हो 3 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला अल्फा एसएचएम दैट इज इक्वल टू वी ओमेगा, दूसरा फार्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर, और तीसरा फार्मूला आर ओमेगा स्क्वायर। ये 3 फार्मूले हैं अभिकेंद्र त्वरण के, ये आप यूं कह सकते हो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के। ठीक, और जैसी आवश्यकता होगी वैसा इस्तेमाल किया जाएगा। आप पूछोगे आवश्यकता का तात्पर्य क्या, मान लो कोई न्यूमेरिकल मिल गया, उस न्यूमेरिकल में आर की वैल्यू दिया, ओमेगा की वैल्यू दिया है, अल्फा सेंट आपसे पूछ लिया तो आप लगाओ आर ओमेगा स्क्वायर, खट से आंसर बोल दो। मान लो कोई न्यूमेरिकल मिला, उसमें वी की वैल्यू दिया, स्मॉल आर की वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा सेंट आपसे पूछ लिया तो आप इसको लगा दो। उसी प्रकार से कोई न्यूमेरिकल ऐसा मिला जिसमें वी दिया है, ओमेगा दिया, आर दिया ही नहीं है, ठीक है, ना दे, वी ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा सेंट आपका निकल के आएगा। ये क्या हुआ, अभिकेंद्र त्वरण हो गया। अच्छा, इसके बाद आपको समझाएं, न्यूटन का नियम आपने पढ़ा है, लेक्चर नंबर 1 आपने देखा होगा निश्चित रूप से। और आपको सलाह हमारी यही है कि हमारे इस चैनल पे जितने भी पराक्रम सीरीज के अंतर्गत लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, अगर फिजिक्स के सारे क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में, या फिर आपका कोस्ट गार्ड के एग्जाम में, या फिर आप एयरफोर्स के एग्जाम में, अगर आप सारे क्वेश्चन फिजिक्स के करके आना चाहते हो तो सीरीज पूरी हमारी देखना और क्रम से देखना। आपको तो न्यूटन का दूसरा नियम है, उस पर आधारित एक फार्मूला है F दैट इज इक्वल टू ma। ठीक, आप ये भी जानते हो ये क्या वेक्टर और ये क्या स्केलर, और किसी भी वेक्टर को किसी भी स्केलर से गुणा करो तो गुणनफल भी क्या होता है, वेक्टर। आप यूं कह सकते हो त्वरण की उत्पत्ति सदैव किसी न किसी बल से होती है और बल की दिशा वही होती है जो त्वरण की दिशा होती है। अभी आपने देखा, अगर कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गतिमान होता है तो उस पिंड पर उसके गति की दिशा के लंबवत तथा केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जिसको आप क्या कहते हो, आप केंद्र त्वरण कहते हो। और आप यहां पे आप देख रहे हो त्वरण की उत्पत्ति सदैव किसी न किसी बल से होती है और बल की दिशा वही होती है जो त्वरण की दिशा होती है। दोनों बातों को मिलाओ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गतिमान होगा तो निश्चित रूप से पिंड पर केंद्र की ओर एक बल भी कार्य करेगा और उस बल को हम क्या कहेंगे, अभिकेंद्र बल, या इंग्लिश में सेंट्रिपिटल फोर्स। और जैसे है ना बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो उसी प्रकार से अभिकेंद्र बल बराबर द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, आप देखना F और यहां पे सेंट दैट इज इक्वल टू m इंटू अल्फा सेंट
ये लो, हम यहीं से लिख रहे हैं इसको। फिर आप आगे चलो तो यहाँ पे m, और अल्फा सेंट का पहला फार्मूला क्या है, v ओमेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, m v ओमेगा, पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला आप लो m, और यहाँ पे क्या, v स्क्वायर अपान स्मॉल r, तो v स्क्वायर अपान स्मॉल r हो गया। तीसरा फार्मूला आप यहाँ पे लो m, और यहाँ पे क्या है, r ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपका यहाँ पे r ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से एब्सेंट के फार्मूले आपके निकल रहे हैं यहाँ पे, एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट, और इस प्रकार से आपका 3 फार्मूला आपका निकला ही है। आप कहोगे 3 का, आप तो 4 दिखा रहे हैं, तो 4 हम इसलिए नहीं काउंट कर रहे हैं कि ऊपर ये जो लिखा है तो इसी के आधार पे लिखा है ना। ठीक, ये लो, और जैसी आवश्यकता होगी, जैसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा उस प्रकार से आप इसका यूज करना। अगर यम आर ओमेगा दिया है तो इसको लगाना, यम वी आर दिया तो इसको लगा देना, यम वी ओमेगा दिया है तो इसको लगा देना। ठीक, इस समय घड़ी में 3:11 हुए हैं। हमने आपसे वादा किया था कि आपके एनडीए एग्जाम के पहले हम फिजिक्स का पूरा सिलेबस आपको देंगे। अपने वादे को पूरा करने के लिए रात रात भर जाग के आपके लिए लेक्चर बना रहा हूं। एक वादा केवल आपसे चाहिए हमारे लिए आप करना, आपके जितने भी क्लासमेट हैं या जितने भी साथ के तैयारी करने वाले लोग हैं उन तक इस लिंक की, इस चैनल की, हमारे सीरीज की जानकारी जरूर देना। बस इतना केवल आप करना। अच्छा, ये भी केस आपको मिल सकता है कि पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो, लेकिन एक समान चाल से नहीं गति कर रहा है, बल्कि बदलते हुए चाल से गति कर रहा है। बदलते हुए का मतलब क्या, बढ़ते हुए चाल से गति कर रहा है या फिर घटते हुए चाल से गति कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर क्या एक और त्वरण कार्य कर रहा है। आपको समझाएं, जैसे यहां पे है, ठीक है, तो आप जानते हो केंद्र की तरफ यहां पे है ना सेंटर, ठीक, ये लो, इधर एक त्वरण कार्य करेगा, ठीक, जिसको आप यहां पे क्या कहोगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक, इसको हमने यहां पे ए और आर लिख दिया। आर क्यों लिख दिया, क्योंकि आप जानते हो रेडियस के अक्रॉस आपका काम कर रहा है। ठीक, अच्छा, अगर बढ़ते हुए वेग से लगातार गतिमान है तो आप जानते हो गति की दिशा में भी एक त्वरण कार्य करेगा। उसको हम किधर लिखाएंगे, यहाँ पे ए और यहाँ पे टी। देखो ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर। आप पूछोगे आप ये क्या कहने लगे, एक बार आपको फिर समझाएं। अगर कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गतिमान है, एक समान चाल से गतिमान नहीं है बल्कि बढ़ते हुए चाल से गतिमान है, तो उसके ऊपर जानते हो एक नहीं बल्कि 2 त्वरण कार्य करेगा। अब केंद्र त्वरण ये तो कार्य करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ जानते हो उसके गति की दिशा में भी एक त्वरण कार्य करेगा। क्यों, क्योंकि उसकी गति लगातार बढ़ रही है। तो जो उसके गति की दिशा में त्वरण कार्य करेगा उसको हम यहाँ पे ए टी से लिख रहे हैं। आप पूछोगे टी कहां से आप ले आए, आप जानते हो उसकी गति की दिशा यहाँ पे क्या यही तो है, यहाँ पे गति की दिशा यही तो है, मतलब क्या, इस पॉइंट पे स्पर्शी, इस पॉइंट पर स्पर्शी, और स्पर्शी को इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, टेंजेंट। तो आप जानते हो यहाँ पे जो त्वरण कार्य करेगा गति की दिशा में कार्य करेगा। क्यों, उसकी चाल लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे जो त्वरण कार्य करेगा उसकी गति की दिशा में कार्य करेगा। क्यों, उसकी चाल लगातार बढ़ रही, मतलब वेग का परिमाण लगातार बढ़ रहा है। तो आप जानते हो इसके ऊपर क्या 2 त्वरण कार्य करेगा। एक त्वरण तो इधर कार्य करेगा त्रिज्या के अनुदिश, जिसकी वजह से क्या वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, और दूसरा त्वरण आपका उसके गति की दिशा में कार्य करेगा, मतलब हर पॉइंट पर उसके क्या स्पर्शीवत कार्य करेगा, टेंजेंशियल एक्ट करेगा। तो टेंजेंशियल का पहला वर्ड हमने यहाँ पे क्या टी लिया, मतलब 2 त्वरण एक साथ गति करेगा, मतलब 2 त्वरण एक साथ वहां पे कार्य करेगा। तो ऐसी दिशा में अगर परिणामी त्वरण हमको निकालना हो तो आप जानते हो वेक्टर लेक्चर नंबर 1 पराक्रम का हमने पढ़ाया है, हम उसी का यूज यहाँ पे करने जा रहे हैं। 2 वेक्टर हो गए, उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। आप देखो ये एंगल कितना, 90 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में जब परिणामी निकालोगे आप तो a बराबर ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर प्लस 2 AR, यहाँ पे ए टी और यहाँ पे कॉस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। क्यों, AR इधर, AT इधर, बीच का कोण कितना, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस प्रकार से आप देखोगे A दैट इज इक्वल टू फिर आप आगे देखना, तो यहाँ पे क्या है, A की वैल्यू, फिर तो यहाँ पे क्या रूट लगा, फिर ये लो, यहाँ पे क्या AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 0। और इस प्रकार से आप देखोगे A दैट इज इक्वल टू यहाँ पे AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। इस प्रकार से रिजल्टेंट एक्सीलरेशन भी अगर आप चाहो तो आप निकाल सकते हो। ये
देखो वेक्टर में एक फार्मूला है, कोई दो वेक्टर है, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, उनके बीच का कोण अगर अल्फा है तो परिणामी आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। हमने उसी का इस्तेमाल किया है, ये परिणामी है, आर की जगह पे ए लिख दिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, और जहां पे अल्फा क्या, इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण 90 डिग्री, 90 में रखा, ये आपका निकल आया। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो अपने देश की सीमा और सुरक्षा संरक्षा से संबंधित है। अपने देश को हम लोग माँ के नाम से पुकारते हैं, भारत माता। अगर आप वास्तव में भारत माता को प्यार करते हो तो एक बार कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखना। हमारे इस लेक्चर को आपने देखा, अगर आपको पसंद आया हो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, कमेंट भी करना। कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो उसको लिख के आप बताना, और कुछ कमी दिखी हो तो उसको भी आप कमेंट में जरूर लिखना, जिससे कि पूरी सीरीज, हम 50 से ऊपर वीडियो की जो सीरीज देने वाले हैं वो कमी दूर हो जाए, फिर आगे आपको कोई कमी हमारे लेक्चर में ना मिले और हमारा हर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अधिक से अधिक इसको शेयर करना, और इसी के साथ दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।